हेलो नमस्कार प्रणाम दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप जिंदाबाद ज़बरदस्त और अच्छे होंगे। आज हम लोग फिजिक्स का स्पीड एंड वेलोसिटी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो एएलपी टेक्नीशियन और टेक्नीशियन में पूछा गया है। जो एसके झा सर का स्पेशल बुक साइंस का है, उससे हम स्पीड एंड वेलोसिटी का क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसको आगे देखने का प्रयास करेंगे हम लोग। जिसमें पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, हम लोग ध्यान से देखते जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो बहुत बच्चों को समझने में दिक्कत होता है, इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है जो बिहार दरोगा 2019 में पूछा गया है, पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है। त्वरण क्या होता है? एक्सीलरेशन। त्वरण को ए से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ds/dt बराबर क्या होता है? v होता है, मतलब वेलोसिटी होता है। ds/dt क्या होता है? वेलोसिटी होता है। ds/dt का मतलब है s/t, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। या फिर dv/dt क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है। इसका मतलब होता है v/t क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है। शॉर्ट में इसको जानेंगे आसानी से। मतलब एक बार जब डिफरेंशिएशन करेंगे डिस्प्लेसमेंट का, एक बार जब डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएट करें तब भी आएगा। फिर इसको दोबारा करेंगे dv/dt तो ये आएगा। इस तरह इसका आंसर, इसको कितना बार किया जा रहा है? 2 बार। मतलब यहाँ क्या किया जा रहा है? d2s/d2²। मतलब डिस्प्लेसमेंट को 2 बार अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सीलरेशन आता है। क्या आता है? एक्सीलरेशन आता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नीचे भी दिया गया है, जो समझ लीजिए। इसमें डायरेक्ट दे दिया है पिन का त्वरण d2, मतलब 2 बार डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन यहाँ हम लोग अच्छे से समझ गए हैं। जैसे देखिए, s/t क्या होता है? v होता है। फिर v/t क्या होता है? a होता है। तो इसको कितना बार किया गया? एक बार इसको किया गया, फिर इस बार v को किया गया, 2 बार किया गया। इसलिए आंसर इसका क्या होगा? बी नंबर होगा। आगे हम लोग देखते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, दरोगा में पूछा गया था। एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? हम लोग ऑप्शन पढ़ेंगे यहाँ। कार का त्वरण शून्य नहीं, कार का वेग शून्य नहीं, कार का त्वरण निरंतर बदल, कार का वेग निरंतर बदल रहा है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। क्या कह रहा है? एक समान तल पर सीधी सड़क पर नियत त्वरण का दौरान दौड़ने वाली कार के संबंध में से कौन सा कथन सही है? तो नियत त्वरण से दौड़ रहा है तो शून्य तो होगा नहीं, वेग भी शून्य नहीं होगा। जब चल रहा है तो वेग शून्य कैसे होगा? इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गया। इसी में कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है, नियत त्वरण है तो बदल रहा है। नियत त्वरण यहाँ है, नियत त्वरण, तो त्वरण बदलेगा कैसे? ये भी नहीं होगा। इसका ऐसा ऑप्शन से छाट के भी डी मार सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन यहाँ से आता है, जो ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। एक वृत्ताकार पथ पर स्थित गति वाले पिंड की गति को क्या कहते हैं? वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं समान वृत्तीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं? समान वृत्तीय गति। आगे हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ग्राफ क्या प्रदर्शित करते हैं? यहाँ भी है, यहाँ टाइम है। क्या है? टाइम है। तो वी टी टाइम क्या निरूपित करता है? तो इसका कैसे हम लोग निकालेंगे? यहाँ से ऐसे निकलता है, इसका स्लोप निकालते हैं, यानी ढाल निकालते हैं। तो v/t क्या हो जाएगा? v/t क्या होता है? अभी ऊपर होता है एक्सीलरेशन, यानी त्वरण होता है। एक सीधी रेखा जा रहा है, इसका मतलब एक समान त्वरण से जा रहा है। हम लोग पढ़ेंगे जब v और t का ग्राफ में एक सीधी रेखा जाएगा मूल बिंदु से 0 से होकर, उसे a है। a कैसा है? एक समान त्वरण। इसका मतलब 2 का आंसर 1 नंबर हो जाए, ए हो जाए। क्या हो जाएगा? ए हो जाए। एक समान त्वरण से जा रहा है। फिर से देखिएगा, जब कोई ग्राफ है और वेग और समय का ग्राफ है और सीधी रेखा में जा रहा है, इसको क्या कहेंगे? एक्सीलरेशन कहेगा। जब सीधी रेखा में जा रहा है तो कैसा? एक समान त्वरण हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? एक समान त्वरण हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? संवेग क्या होता है? संवेग होता है पी।
पी बराबर फॉर्मूला आता है एम भी। एम क्या है? द्रव्यमान। भी क्या है? वेलोसिटी यानी वेग। तो संवेग का फॉर्मूला पूछा था, द्रव्यमान बल तो होगा नहीं, इसका मतलब इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, द्रव्यमान गुने वेग। पी बराबर होता है एम भी, द्रव्यमान गुने वेग। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुने वेग। समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं चार, संवेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं। देखिएगा यहाँ समझिएगा, संवेग पी बराबर एम भी होता है। इसमें परिवर्तन का मतलब होता है कि इसमें टी से भाग देंगे, तो एम का एम रह जाएगा। अब भी बाई टी करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए में किसका फॉर्मूला होता है? परिवर्तन का मतलब होता है कि टी से भागते। एम एक कांस्टेंट है, एम कभी नहीं बदलता, एम सेम रह जाएगा। भी बाई टी क्या आ जाएगा? ए हो जाएगा। तो यहाँ एम है, एम किसका फॉर्मूला? एफ का होता है। एफ बराबर क्या होता है? एम। लेकिन यहाँ वो नहीं दिया, यहाँ आवेग भी दे दिया, इसलिए आवेग यहाँ आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ संवेग में परिवर्तन को डायरेक्ट क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। आवेग भी एक प्रकार का क्या है? बल है, जो बहुत कम समय के लिए लगता है। बहुत कम समय के लिए जो बल लगता है उसे आवेग कहते हैं। समझ गए? 4 नंबर का ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्या है? यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो वेग दुगुना कर देते हैं, मतलब वेलोसिटी क्या है? दुगुना। ऑप्शन से देखते हैं तो क्या होगा? संवेग दुगुना। संवेग का फॉर्मूला लिखेंगे P बराबर एम भी। अगर वेग दुगुना कर दिया तो P भी क्या हो जाएगा? 2m भी हो जाएगा। ये तो पहला नंबर सही है, ये नंबर सही। गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आता है हाफ एम भी स्क्वायर। अगर ये दुगुना कर दिया जाता है हाफ एम, 2 दूनी 4 का भी स्क्वायर, 4 गुनी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से सी नंबर, मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा। किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया तो संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर एम भी। तो भी दुगना तो P भी दुगना हो जाएगा, इसका संवेग दुगना हो जाएगा। गति का फॉर्मूला होता है हाफ एम भी स्क्वायर। तो भी अगर दुगना हो जाएगा तो स्क्वायर करेंगे तो 4 गुना। इसका आंसर 5 का आंसर सी, ए और बी दोनों सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 6 नंबर। संवेग संरक्षण का सिद्धांत पर आधारित है। संवेग संरक्षण क्या है? संवेग संरक्षण, संवेग का मतलब होता है कि जितना फोर्स पीछे लग रहा है उतना ही आगे कोई वस्तु जाएगा, या जितना कोई वस्तु आगे जा रहा है उतना ही बल से पीछे झटका देगा। जैसे रॉकेट उड़ता है, नीचे उसका धुआं निकलता है, इस कारण रॉकेट ऊपर की ओर बहुत तेजी जाता है। जैसे ही बंदूक के से गोली निकलता है उतना ही तेज़ी से पीछे में है बंदूक जो होता है, मेन भार वो बंदूक आता है, लेकिन बहुत कम आता है क्योंकि बंदूक का भार ज़्यादा होता है और गोली का भार बहुत कम होता है, इसी कारण दूर जाता है। लेकिन दोनों बराबर, न्यूटन का थर्ड नियम। यहाँ से 6 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ए और बी दोनों हो जाएगा। 6 का आंसर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। रॉकेट का चलना और बंदूक से गोली का निकालना। 6 का ए और बी दोनों हो जाएगा। संवेग सिद्धांत पर आधारित है। आगे देखिएगा, एक मछुआरा झील में फंस गया है क्योंकि उसके मोटर बोट की मोटर खराब हो गई। किनारे तक पहुंचने के लिए उसे क्या करना होगा? देखिए हम लोग पढ़े हैं, ऐसे देखते हैं, ये नदी है, क्या है? ये नदी है। यहाँ क्या है? ये बोट है, क्या है? बोट है। इसका मोटर खराब हो गया है, इसमें मछली लदा हुआ है, तो क्या करेंगे कि किनारे पहुंच जाएंगे। तो समझ के देखिए, अगर हम यहाँ से इधर कोई वस्तु ऐसे फेंकते हैं तो मेरा वेग इधर लगेगा। तो न्यूटन थर्ड नियम से अगर वस्तु को इधर फेंकेंगे तो बल इधर लगेगा, तो हम लोग किसी इधर की ओर खिसकेंगे, और कुछ इधर फेंकेंगे तो हम लोग इधर की ओर खसकेंगे। ऐसे ही इस ऑप्शन में है, देखिए ध्यान से पढ़िए। उसे नाव के अंदर ही किनारे की ओर चलना आराम कर देना चाहिए। नहीं, ये नहीं होगा। उसे इकट्ठा की हुई मछली को किनारे से दूर फेंकना चाहिए। किनारे से दूर फेंकेंगे, यही आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए, ये नदी है, यहाँ बोट है, तो अगर यहाँ से ऐसे मछली फेंकेंगे इधर, तो हम लोग इधर की ओर शिफ्ट होंगे। इधर यहाँ मछली फेंकेंगे तो इधर की ओर शिफ्ट होंगे। ऐसे करते यहाँ मछली फेंकेंगे तो इधर की ओर शिफ्ट। ये न्यूटन थर्ड लॉ है। न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार जैसे बंदूक आगे की ओर जाता है, गोली छूटता है, तो बंदूक पीछे की ओर आता है। बंदूक जैसे नाव से हम लोग उतरते भी है, तो नाव से ऐसे मान लीजिए कि पैर देख के ऐसे आगे हम लोग बढ़ते तो नाव पीछे की ओर चल जाता है। उसी प्रकार यहाँ नाव से कुछ फेंकेंगे तो नाव किनारे की ओर आया। इससे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इकट्ठा की गई मछलियों को किनारे से दूर फेंकना चाहिए। बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
बी नंबर आंसर हो जाएगा। 8 के देखते हैं आगे। व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्ति करता है क्या कहलाता है? व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति में गतिमान रहने के लिए प्रवृत्ति क्या कहलाता है? क्वेश्चन थोड़ा घुमा गया लेकिन आंसर इसका एकदम सिंपल है। जो वस्तु जैसे वैसे रहेगा, न्यूटन के फर्स्ट नियम के अनुसार उसे क्या कहते हैं? जड़त्व। न्यूटन के पहला नियम को जड़त्व भी कहा जाता है। बल क्या होता है? बराबर फॉर्मूला होता है ए में, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। संवेग बराबर क्या होता है? एम भी। ऊर्जा का ऐसा ही मतलब जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। आगे हम लोग देखते हैं जड़त्व का संख्यात्मक माप को क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। जड़त्व का संख्यात्मक मान को क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। 9 का आंसर ये हो जाएगा। 10 नंबर, घूर्णी गति में जड़त्व की माप होती है। घूर्णी गति में जड़त्व का माप क्या होती है? घूर्णी गति में जड़त्व की माप क्या होती है? जड़त्व आघूर्ण होती है। क्या होती है? जड़त्व आघूर्ण होती है। घूर्णी गति में जड़त्व की माप क्या होती है? जड़त्व आघूर्ण होती है। आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा, सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अगर आवाज़ स्पष्ट ना आए तो हेडफोन लगा कर देखा कीजिए, जिससे आवाज़ आप लोग को आसानी से सुनाई देगा। 11 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। कालीन की धूल हटाते समय हम उसको अचानक झटका देते हैं अथवा छड़ी से पीटते हैं, इसका कारण क्या है? ये भी जड़त्व का ही कारण है। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं 11 का। अरे तो थोड़ा सा PDF खराब बन गया, लेकिन प्रयास करते हैं हम लोग समझने का। 11 का, कालीन पर जब छड़ी से पटकते हैं तो धूल क्यों अलग हो जाता है? इसका आंसर विराम के जरूरत पर धूल अपना स्थान जमा लेती है तथा कालीन को धूल, ये दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, छोटा करते हैं, पढ़ने का थोड़ा प्रयास करेंगे। विराम की जरूरत पर धूल अपना स्थान जमा लेती है तथा कालीन से धूल तभी हटती है जब कालीन की गति प्रदान की जाए। यही आंसर हो जाएगा। 1 नंबर आंसर थोड़ा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ये मेन है कि जरूरत के कारण होता है, यहाँ जरूरत दिखाई दे रहा है इसी के कारण होता है। आंसर आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं 12 नंबर। निम्नलिखित ग्राफों में से कौन सी किसी कार की एक समान गति को दर्शाता है? समान गति, तो समान गति का मतलब होता है, देखिए तो यहाँ 0 सेकेंड में 0 पर है और 4 सेकेंड में यहाँ बढ़ जाता है, फिर 8 सेकेंड में कम वेलोसिटी हो जाता है, फिर 10 से 14 सेकेंड में बढ़ जाता है। फिर ये तो समान गति है नहीं, ये असमान है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और ऊपर हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर, बी नंबर में, यहाँ देखिए 1 सेकेंड में भी वही गति है 40 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड में और 3 सेकेंड में भी वही है 40 मीटर पर सेकेंड, इसलिए इसका एक समान गति यही हो जाएगा। बी नंबर आंसर हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए ग्राफ कैसे बढ़ा, यहाँ वेलोसिटी है, यहाँ समय है। देखिए 1 सेकेंड में इसका गति 40 मीटर पर सेकेंड है, 2 सेकेंड में भी उसका गति वही है, 3 सेकेंड में उसका गति वही है, इसका मतलब इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। और आगे ऑप्शन देखते हैं। देखिए इसका क्या होता है, ये बढ़ते जा रहा है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ यहाँ से ऐसे बढ़ते, इसका मतलब त्वरण है, त्वरण जो बढ़ते जा रहा है। डी नंबर में एक समान त्वरण है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, बढ़ रहा है। 0 सेकेंड में इतना, 5 सेकेंड में 10, 10 सेकेंड में 20, 15 सेकेंड में 30 हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक समान त्वरण कौन है? बी नंबर। एक समान गति से कौन चल रहा है? बी नंबर। आगे हम लोग देखते हैं एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? एक समान वृत्तीय गति मतलब यहाँ से ऐसे वृत्त है, इस पर कोई वस्तु चल रहा है, कार, बाइक, कुछ भी समझ लीजिए, तो इसका क्या होता है, इसमें चाल क्या होता है? चाल अचर एवं वेग चर होता है। चाल अचर एवं वेग चर होता है। वेग का मतलब इसका डायरेक्शन हर पॉइंट पे बदलते रहता है, तो इसका वेग भी हर पॉइंट पर क्या होगा? बदलते रहता है, लेकिन चाल एक समान होता है। समझ गए होंगे। 13 नंबर। 14 देखते हैं। 14 में क्या है? मोटर गाड़ियाँ ए और बी को के दूरी ग्राफ से पता चलता है कि, देखिए 2 दूरी दिया गया है, यहाँ एक दूरी यहाँ से ऐसे है, एक यहाँ से ऐसे चल रहा है, तो क्या बता रहा है? दूरी ग्राफ से पता चलता है, क्या बताना? ये एक समान वेग से चल रही है, किंतु बी नहीं।
पूरी दूरी तक b की अपेक्षा a अधिक वेग से चल रही है। देखिए किसका वेग अधिक है, किसका कम है, तो यहाँ से हम लोग ऐसे बताएंगे, दोनों का एंगल निकाल लेते हैं। जिसका एंगल अधिक होगा उसका वेग अधिक होगा, जिसका एंगल कम होगा उसका वेग कम। ऐसे ही हम लोग यहाँ से ऐसे ही पकड़ सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ मिला लीजिए, यहाँ मान लीजिए टी टाइम है, तो टी टाइम में इतना दूरी चल गया, ये टी टाइम में इतना दूरी चला है, इतना, ये इतना चला है। इसका मतलब टी टाइम में ये 0 से यहाँ चल गया, ये यहाँ। इसका मतलब बी का गति ज़्यादा होगा, ए का क्या होगा, कम होगा। एंगल से भी हम लोग देखते हैं, इसका एंगल क्या है, इसका एंगल ज़्यादा है, इसका एंगल देखिए ना, ऐसे निकालिए, इसका एंगल कम है। जिसका एंगल ज़्यादा है वो ज़्यादा गति से चल रहा होगा, जिसका एंगल कम है वो कम। इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पूरी दूरी में ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चल रही। पूरी दूरी में ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से, जिसका एंगल ज़्यादा है वो अधिक वेग से चल रहा है। क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए एक क्वेश्चन है 15 नंबर, हम लोग देखिए 15 नंबर देखते हैं क्या है। दिए हुए काल मतलब टाइम होता है, वेग मतलब ठीक है समय, वेग ग्राफ में मंदन क्या है, मंदन क्या होता है, मंदन होता है निगेटिव एक्सीलरेशन, मतलब उल्टा त्वरण को मंदन कहते हैं। मंदन में क्या होता है, गति क्या होता है, घटता है, मान वेलोसिटी घटता है, और एक्सीलरेशन यानी त्वरण में क्या होता है, गति बढ़ता है। त्वरण जैसे जैसे बढ़ेगा गति बढ़ेगा, और मंदन जैसे जैसे बढ़ेगा गति घटते जाता है। इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा, देखिए 0 सेकेंड में 50 मीटर पर सेकेंड से जाकर यहाँ 10 सेकेंड में इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 10 सेकेंड में इसका वेलोसिटी 0। देखिए यहाँ 0 सेकेंड में यहाँ इसका है 50 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, और 10 सेकेंड में जाकर 0 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। मंदन क्या होता है, मंदन वाला होता है, ये ही लिखेंगे v2 माइनस v1 बटा t2 माइनस t1। क्या होता है, फॉर्मूला फिर से देखिएगा, एक्सीलरेशन या मंदन वाला होता है v2 माइनस v1 बटा t2 माइनस t1। यहाँ v2 क्या है 50, नहीं 0, और v1 क्या है 50, t2 क्या है 10, t1 क्या है 0। तो माइनस 50 बटा 10 कटेगा तो -5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -5। लेकिन त्वरण बताना है, क्या बताना है, मंदन बताना है। मंदन हमेशा निगेटिव में होगा, मतलब इसका मतलब क्या, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका आंसर कहाँ है, यहाँ है। इसका मतलब ए नंबर ऐसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर है। 15 का ए हो जाएगा, 15 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक्सप्रेशन का फॉर्मूला डायरेक्ट है v2 माइनस v1 बता t2 माइनस t1। तो यहाँ क्या है 50 माइनस 0 भी करेंगे, और 10 माइनस 0 कटेगा 5 मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। वही उल्टा हो गया तो मंदन हो गया। पॉजिटिव है तो एक्सीलरेशन यानी त्वरण है, निगेटिव है तो मंदन हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, एक और क्वेश्चन है। एक कार की गति एक समय ग्राफ दर्शाया गया, कार का वजन इतना के लिए कार द्वारा प्रथम 2 सेकेंड में तय की गई दूरी क्या होगी। दूरी है तो वजन तो ऐसे ही यह भ्रमित करने के लिए दिया है, दूरी निकालना है हम लोग को 2 सेकेंड तक। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, 2 सेकेंड, यहाँ ग्राफ थोड़ा सा डैमेज है, ध्यान से ग्राफ को देखना होगा। यहाँ देखिए ग्राफ यहाँ ऐसे है, इसको देखिए ध्यान से। यहाँ E1 है, E2 है, यहाँ ये कितना है, E5 है, E10 है, I15 है। इसका मतलब ग्राफ यहाँ ऐसे है, यहाँ ऐसे 2 पर है और 15 पर है। तो क्या करना होता है, दूरी निकालने के लिए इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया कैसे निकलेगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से ऐसे है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे ट्रायंगल बन गया। इसका मान यहाँ से कितना है 2 है, इसका मान यहाँ से कितना है 15 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, समकोण त्रिभुज 1/2, आधार कितना है 2, ऊंचाई कितना है 15, 2 से 2 कट गया, 15 मीटर आंसर हो जाएगा। इसका कितना मीटर आंसर हो जाएगा, 15 मीटर आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। जब भी दूरी समय ग्राफ में वेलोसिटी समय ग्राफ में
दूरी आपका पूछे तो उसका क्या निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। समझ गए होंगे। आगे देखते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर में है, ये गतिमान पिंड का वेग काल ग्राफ नीचे दिया गया है। वेग काल मतलब टाइम हो गया, एक क्या है वेलोसिटी है, एक क्या है टाइम है। 5 सेकेंड बाद वेग पिंड का वेग क्या होगा। 5 सेकेंड मतलब यहाँ है, इसमें थोड़ा समझिएगा, ये उल्टा दे दिया है। इसका मतलब 5 का मतलब यहाँ है, यहाँ से ऐसे है, इस पे डॉट है ऐसे। क्या है कि फिर से समझाते हैं आपको। देखिए 5 सेकेंड बाद, अगर 6 सेकेंड बाद इसका वेलोसिटी देखेंगे तो 5 सेकेंड बाद इसका ऐसे होता है 0.6 मीटर पर सेकेंड, लेकिन कहीं आंसर है ही नहीं। तो इसका मतलब इसका फिगर में थोड़ा प्रॉब्लम है, फिगर ऐसे हो जाएगा, 5 के सामने हो जाएगा। तो 5 सेकेंड में इसका वेलोसिटी क्या आ जाएगा, 5 सेकेंड में इसका वेलोसिटी हो जाएगा, यहाँ से ऐसे करेंगे, यहाँ से ऐसे, तो यहाँ 1 से 1 में ऐसे है, ऐसे, यहाँ से ऐसे है। तो 5 सेकेंड में इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0.5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। क्या हो जाएगा, ए नंबर। समझ गया ना कैसे होगा। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी डायरेक्ट दिया है, यहाँ टाइम दिया है, यहाँ एक्सेलरेशन दे ही दिया है। आगे देखते हैं 18। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। किसके अनुरूप, 18 नंबर में है, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला निकाल देंगे। क्या है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आता है 12mv²। तो किसके अनुरूप गतिज ऊर्जा में वृद्धि, गतिज ऊर्जा में दो ही से वृद्धि होगा, या तो मास से या वेलोसिटी। मास यहाँ दिया नहीं है, वेलोसिटी यानी गति दिया है, तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा, डी नंबर गति हो जाएगा। गति को चेंज करेंगे तो गतिज ऊर्जा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा चेंज हो जाएगा। समझ गए। 18 का डी। 19 नंबर, यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p एवं द्रव्यमान m हो तो p एवं m के पदों में गति ऊर्जा का मान निकालिए। क्वेश्चन समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में लगभग पूछता है। एनसीईआरटी एग्जाम का, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p है, संवेग p है, p और क्या होता है, m भी होता है। क्या होता है, m भी होता है। ठीक है, इसको गति ऊर्जा का मान होगा। तो गति ऊर्जा का मान क्या होता है, गति ऊर्जा बड़ा होता है 12mv²। इसको p के रूप में लिखना है। क्या लिखना है, p के रूप में लिखना है। गति ऊर्जा को किसके रूप में लिखना है, p के रूप में। तो इसके बराबर यहाँ से कर देते हैं 12mv इंटू v कर देते हैं। mv बराबर क्या है, हाफ, इसको p कर देते हैं, इसको v कर देते हैं। ऐसे भी नहीं आ रहा है, अब दूसरा तरीका से करते हैं। देखिए p बराबर क्या है, mv है। क्या है, mv है। अब काइनेटिक गति जो है क्या, 12mv², 12mv², यहाँ से है। ठीक है, अब देखिए बराबर करते हैं हाफ, यहाँ से देखिएगा, या m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा p बटा v हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा p बराबर mv, तो m बराबर क्या हो जाएगा, p, v उधर जाएगा, p/v हो जाएगा। तो हाफ m का मान यहाँ से रखें, p/v इंटू v²। v² से v कर जाएगा, इसका मतलब गति ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, 1/2 p और v। ऐसे भी नहीं आ रहा है, m के फॉर्म में निकालना है। समझिएगा, थोड़ा टाइम लग रहा है, m के फॉर्म में निकालना। हम लोग देखते हैं, देखिए सही बताएंगे, टाइम लेंगे लेकिन सही बताएंगे। फिर से देखिए, अगर वैसे ऑप्शन रहता तो आ जाता है। ऐसे देखिए, संवेग बराबर होता है mv, यहाँ तक ठीक है। गति ऊर्जा बराबर होता है 12mv²। ठीक है, यहाँ m और p के फॉर्मूले, तो यहाँ v बराबर फॉर्मूला या ऐसे कर देते हैं, v बराबर क्या हो जाएगा, p/m हो जाएगा। यहाँ v का मान रख देते हैं, 1/2 m रख दिए। v का मान क्या है, p/m, तो p²/m² हो जाएगा। m से 1m कर जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, p²/2m। यही आंसर होगा, p²/2m। डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर। समझ गए ना। फिर से समझा देते हैं आपको। देखिए
P बराबर एम भी है, क्या है, P बराबर एम भी है, या V बराबर क्या होगा, P इधर से एम जाएगा नीचे हो गया। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हाफ आई एम का मान क्या रख दिए, एम ही रख दिए, क्या रख दिए एम। अब भी का मान क्या, वी स्क्वायर का मान क्या रख दिए, यहाँ से भी का मान रख दिए, यहाँ से भी का मान रख दिए, पी स्क्वायर बता एम स्क्वायर, एम से एक एम कर दिया, क्या बचेगा, पी स्क्वायर बता 2 का 2, पी स्क्वायर बता 2m, इसका मतलब डी आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे, आगे देखते हैं हम लोग। 19 आज इतना ही क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन रहने देंगे, 20 क्वेश्चन तक बता देते हैं। 5 kg और 10 kg द्रव्यमान की दो इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जा समान है, यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति करे। देखिए ये एकदम आसान है, 5 kg 10 kg का दो क्या है गतिज ऊर्जा, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। V1 कर देते हैं, V2 कर देते हैं, इसी कर गया, इसी कर गया, इसका मान कहता है 5 V1 का स्क्वायर 10 V2 का स्क्वायर, यहाँ से है 5 दूनी 10, ठीक है। V1 का स्क्वायर बराबर 2 V2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या पूछ रहा है, यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेज़ी से गति करेगा। जो गेंद हल्का रहेगा वही ना तेज़ी से गति करेगा। जैसे देखिए V1 बराबर क्या है 2V2 स्क्वायर, मतलब समझ गया। यहाँ जो 5 kg वाला है वो तेज़ी से भागा, जो 10 kg वाला है वो कम होगा, तब ना दोनों में गुना होगा, तो यहाँ बराबर होगा। इसी के अनुसार यहाँ देखिए गतिज ऊर्जा का निकाय चाल पर निर्भर नहीं करता, ये तो गलत है। 5 kg वाली गेंद तेज चल रही है, दोनों गेंद समान गति से चल रही है, 10 गेंद वाला तेज चल रही है, तो बी नंबर हो जाएगा 5 kg वाला गेंद तेजी से चल रहा है। ऐसे भी समझ लीजिए दोनों का गतिज ऊर्जा समान है, मतलब हाफ इंटू 5 इंटू वी स्क्वायर, हाफ इंटू 10 इंटू V1 का स्क्वायर, यहाँ V2 का स्क्वायर। तो जब ये कम है तो ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा है तो कम हो, तब ना आपस में दोनों बराबर होगा। इसलिए कम द्रव्यमान वाला ज़्यादा गति से गति करेगा। समझ गए होंगे, आगे पढ़ते हैं। यहाँ भी वही सॉल्यूशन दिया गया है। 20 नंबर देखते हैं। दो असमान द्रव्यों की गति समान है तो अधिक द्रव्यमान का आवेग क्या होगा। यहाँ भी होगा वही बात है, दो असमान द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान अलग अलग है, गतिज ऊर्जा समान है, मतलब हाफ m1 v1 का स्क्वायर, यहाँ भी क्या है हाफ m2 v2 का स्क्वायर, हाफ से हाफ कर दिया, तब अधिक द्रव्यमान का आवेग क्या होगा। तो जितना भारी होगा उसका आवेग उतना ज़्यादा, क्या आवेग बराबर होता है ये बराबर m इंटू टी होता है। तो द्रव्यमान जितना ज़्यादा हो उसका आवेग उतना ज़्यादा होगा, तो द्रव्यमान का आवेग क्या होगा, अधिक का द्रव्यमान का आवेग, तो जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतना अधिक क्या होगा आवेग होगा। बी नंबर आंसर 20 का क्या आ जाएगा, 20 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। आज इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट देख करेंगे। आज बहुत रात हो गया, 12 बज गया। चलिए थैंक यू, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा।